हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं क्लास 10th का सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 निर्माण उद्योग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न आपको आज चैप्टर नंबर 3 का निर्माण उद्योग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप इस वीडियो में आपको लास्ट तक की वीडियो में बने रहना है और पूरे वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगती है तो आप तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। विनिर्माण से आप क्या समझ, देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, उपयुक्त कच्चे मालों का प्रसंस्करण कर जीवन उपयोगी वस्तु तैयार करना विनिर्माण कहलाता है। कह रहा है कि उपयुक्त कच्चे माल का प्रसंस्करण कर प्रशासन कर जीवन उपयोगी पदार्थ जब तैयार किया जाता है तो उसी को विनिर्माण कहते हैं, विनिर्माण कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका कि उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। बोल रहा है उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारणों को आपको कह रहा है लिखने के लिए। देख लीजिए किस प्रकार दोस्तों लिखा है, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारण निम्न है। फर्स्ट है दोस्तों कच्चा माल की आपूर्ति, कच्चा माल की आपूर्ति, शक्ति साधनों की सुलभता और तीसरा है दोस्तों आयात की सुविधा, आयात की सुविधा। चौथा है पूंजी। ये क्या है दोस्तों, ये सब आपका है उद्योगिक स्थानीयकरण के 3 कारक है दोस्तों। 4 कारक आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं का वर्णन करें। कह रहा है नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदु का वर्णन करें। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार है, तब उसको पॉइंट में लिखेंगे दोस्तों। और पॉइंट में कैसे लिखेंगे, यह विश्व व्यापीकरण प्रणाली पर जोर देता है, यह विश्व व्यापीकरण प्रणाली पर जोर देता है। दूसरा पॉइंट, इससे निजीकरण को बढ़ावा मिला है, और इससे क्या मिला, निजीकरण को बढ़ावा मिला है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों आप, इससे निवेश को बढ़ावा मिला एवं अधिक स्वतंत्रता के कारण विदेशी कंपनी भारत आई। और बोला अधिक स्वतंत्रता के कारण विदेशी कंपनियां क्या आई, भारत आई। ठीक है, और ये लिखेंगे दोस्तों। देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं। कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं दोस्तों। देख लीजिए वे सारी उद्योग जिनके लिए कच्चे माल कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होता है। और बोला है वे सारी उद्योग जिनके लिए कच्चे माल कृषि क्षेत्र के लिए उपयुक्त होते हैं या प्राप्त होते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे चीनी उद्योग, जैसे कृषि आधारित उद्योग में क्या आ गया, चीनी उद्योग एक उनका उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो समझेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं। आप देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है दोस्तों सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं। सार्वजनिक उद्योग आप किसे कहेंगे, ये क्वेश्चन आपको पूछ देगा दोस्तों, और 2 नंबर में आपको ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, देख लीजिए जान लीजिए। लिखा है दोस्तों वे समस्त उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है। बोले वे समस्त उद्योग जिनका संचालन कौन करती है, सरकार स्वयं करती है, सार्वजनिक उद्योग कहलाती है। और क्या कहलाती है, जो सरकार स्वयं अपने से उस उद्योग का क्या करते हैं, संचालन करते हैं, उसी उद्योग के क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे दुर्गापुर भलाई एवं रायकेला का कारखाना, ये इनका उदाहरण है दोस्तों। किसका, सार्वजनिक उद्योग का उदाहरण कौन सा है, दुर्गापुर भलाई एवं राउरकेला का कारखाना का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, स्क्रीन से ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये उसके बाद क्या लिखा है वस्त्र उद्योग का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। बोला वस्त्र उद्योग का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे भारत में वस्त्र उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में 14%, क्या है, औद्योगिक उत्पादन में 14%, विदेश मुद्रा में 17% एवं सकल घरेलू उत्पाद में 4% है। आप याद रखिए कि ये भारत में वस्त्र उद्योग का औद्योगिक जो उत्पादन है वो 14% है, विदेशी मुद्रा में क्या है 17%, और सकल घरेलू उत्पाद में क्या है 4%। देख लीजिए 4% है। यह 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती है। 3.5 करोड़ लोगों को क्या करती है,
भारतीय में जो वस्त्र उद्योग है ये रोजगार प्रदान करती है। वस्त्र उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा क्षेत्र है। और बोल रहा है ये जो है वस्त्र उद्योग कृषि के बाद, कृषि कार्य के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए स्क्रीन से ले लीजिए। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है देख लीजिए। लिखा है दोस्तों आपका संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग क्या है। संयुक्त तथा सहकारी उद्योग क्या होता है देख लीजिए। आंसर लिखे दोस्तों, जब उद्योगों को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या सहकारी समितियों की सहायता से चलाया जा रहा हो तो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर, एक सहकारी मतलब ही साथ होता है, सहकारी मतलब क्या होता है दोस्तों, साथ देना। और जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या सहकारी समिति मिलकर किसी भी कार्य, किसी भी क्षेत्र, किसी भी उद्योग को चलाया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहते हैं। गुजरात का अमूल दूध, ये क्या है, गुजरात का जो अमूल दूध उद्योग इसी का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, सहकारी या संयुक्त का उदाहरण है गुजरात के अमूल दूध का उद्योग। ठीक है, आप याद रखेंगे दोस्तों, स्क्रीन से ले लीजिए। बढ़ते आगे, ये भी क्वेश्चन आपको भी आया दोस्तों, 2 नंबर में आपको पूछ सकता है। ठीक है, चलिए स्क्रीन से ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, तो क्या लिखा है, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट। सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको बोल रहा है। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। लिखा है दोस्तों, सार्वजनिक उद्योग ऐसे उद्योग जिनके संचालन की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में होती है। बोले सार्वजनिक उद्योग एक ऐसा उद्योग है, आपको पीछे में बताया दो, सार्वजनिक उद्योग की परिभाषा आपको बताया कि ऐसा उद्योग है जो सरकार के जिम्मेदारी क्या होती है, उसको संचालन करना। सरकार की, जिनके संचालन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है, सरकार के हाथ में होती है। जिसमें प्रायः भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। और जिसमें क्या है, भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। किसमें, सार्वजनिक उद्योग में। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो जैसे इस्पात उद्योग सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है दोस्तों, सार्वजनिक उद्योग के। सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण कौन कौन से हैं, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो और इस्पात जो है ये उद्योग क्या है, सार्वजनिक उद्योग की क्या है, उदाहरण है। और सार्वजनिक उद्योग किसके हाथ में जिम्मेदारी रहती है, संचालन करने की, ये सरकार के हाथ में रहती है। जो सरकार स्वयं करे जो उद्योग, उसी को सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। ठीक है, आप समझोगे। उसके बाद देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। लिखा है दोस्तों, निजी उद्योग ऐसे उद्योग का स्वामित्व किसी व्यक्ति का विशेष या सहकारी समिति के हाथ में होता है। और बोल रहा है निजी उद्योग उसे कहते हैं जो किसी सारा स्वामित्व एक व्यक्ति के हाथ में होता है या विशेष सहकारी समिति के साथ उस संचालन वो उद्योग को चलाया जाता है, निजी उद्योग कहलाता है। उसी उद्योग को क्या कहते हैं, निजी उद्योग। जब एक व्यक्ति के हाथ में पूरा स्वामित्व रहे वो उद्योग का, तो उसे क्या कहेंगे, निजी उद्योग। या उसी उद्योग को क्या, निजी उद्योग क्या करते हैं, सहकारी समिति के द्वारा भी चलाया जाता है ये निजी उद्योग को। ठीक है, जैसे आटा आयन स्टील कंपनी, टाटा आयन स्टील कंपनी क्या है, ये निजी उद्योग है। ये क्या है, एक व्यक्ति, टाटा क्या था, एक व्यक्ति था और ये आयन स्टील कंपनी का निर्माण किया था। तो एक व्यक्ति के हाथ में उसका पूरा क्या हुआ, स्वामित्व आ गया, अधिकार आ गया, तो उसको क्या कहेंगे, निजी उद्योग। उसके बाद जमशेदपुर इसी प्रकार का कारखाना। और जमशेदपुर क्या है, इसी प्रकार का कारखाना है। जमशेद खुद अपने कारखाना लगाए थे स्टील का, तो वो क्या हो गया, अपना खुद काम करते थे, सभी लेबर के सहायता से काम करते थे, सहकारी होते थे, उसमें सहकारी समिति काम करते थे। और स्वामित्व किसके, एक व्यक्ति के हाथ में होता था, यानी शमशेर या टाटा के हाथ में होता था। उसी को क्या कहेंगे, निजी उद्योग कहेंगे। ठीक है, चलिए समझोगे दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्या क्या है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख समस्या आपको बताना है। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। सूती वस्त्र उद्योग की समस्या निम्नलिखित है। नंबर 1 लिखेंगे, पुरानी मिलों में पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग। दूसरा पॉइंट, उत्तम कपड़ों का उत्पादन बढ़ने में उदासीनता। तीसरा लिखा है तो क्रीम कपड़ों की मांग का बढ़ना। और चौथा लिखा है विद्युत आपूर्ति में बाधा। और पांचवा लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है आपका, राजनीतिक माहौल का बिगड़ना, कारखानों में हड़ताल होना। और छठा पॉइंट लिखा है दोस्तों आपके, कर्मचारियों के समय अनुकूल परीक्षण और आधुनिक तत्कालों की जानकारी देने की व्यवस्था न होने के कारण उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित
होती है। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, ये समस्या है सूती कपड़ा वस्त्र की। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों, ताकि आप सही से कॉपी उतार के सही से इसको याद करिएगा। ठीक है, और नोट बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है, औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम हेतु कोई 3 उपयुक्त सुझाइए। बोल रहा है ऐसा उपाय बताइए जो औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण का प्रदूषण जो होता है उसको रोकने के लिए 3 उपाय बताइए। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। क्यों, औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 उपयोग क्या है, सुझाव निम्नलिखित है। देख लीजिए पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, कारखानों में ऊंची चिमनियों को लगाना एवं चिमनियों में प्रदूषण पदार्थ को अलग करने वाले उपकरणों को लगाना चाहिए। और बोल रहा है ऐसे पदार्थ लगाना चाहिए चिमनियों में कि अच्छा तरह से क्या हो, हानि भी नहीं हो और दूर जाके सही से उस जो निकलता है, जो पदार्थ निकलता है, जो प्रदूषण करता है ये वातावरण को, वो पदार्थ कहीं और जाए, वातावरण इस तरह मशीन लगाना चाहिए, है ना। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अपशिष्ट पदार्थ शोषित कर पानी में गिराना चाहिए तथा गंदे मल जल का शोधक कर पुनः उद्योग लायक बनाना चाहिए। और बोल रहा है अपशिष्ट पदार्थ जो है दोस्तों, जो कचरा वचरा होता है, खाने पीने वाला जितना सामान होता है उसको क्या करते हैं, कचरा जितना होता है वो अपशिष्ट बन जाता है। अपशिष्ट पदार्थ कह रहा है पानी में गिरा दे और गंदे मल जल का शोधन कर पुनः उद्योग लायक बना जाना चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और बोला ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यही है दोस्तों आपका। और देख लिया स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। देख लिया 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है आपका, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। बोले स्वामित्व के आधार पर ये जो होता है उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। देख लीजिए लिखेंगे नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। देख लीजिए उदाहरण, भलाई लो इस्पात उद्योग, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। दूसरा पॉइंट लिखा है निजी क्षेत्र का उद्योग, टाटा इस्पात उद्योग, या क्या टाटा और इस्पात उद्योग क्या है, निजी क्षेत्र का उद्योग है। तीसरा पॉइंट सहकारी क्षेत्र का उद्योग, दक्षिण भारत की उद्योग, ये क्या है, सहकारी क्षेत्र का उद्योग है। और देख लिए क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट संयुक्त क्षेत्र का उद्योग, आयन इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। ठीक है, समझोगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, सिलाए वस्त्रों का प्रयोग कहाँ विकसित है। बोले सिलाई वस्त्रों का प्रयोग कहाँ विकसित है, इसको आप बताना है। देख लीजिए तैयार वस्त्रों का उद्योग हल्के उद्योग के रूप में पूरे भारत में फैला हुआ। बोला है तैयार वस्त्रों का उद्योग हल्के उद्योग के रूप में पूरे भारत में क्या पूरी तरह से फैला हुआ है। जयपुर, सूरत, लखनऊ, लुधियाना, श्रीनगर, कोलकाता में इसका सर्वाधिक प्रसार हुआ है। बोल रहा है जयपुर, सूरत, लखनऊ, लुधियाना, श्रीलंका और कोलकाता में इसका क्या सर्वाधिक रूप से क्या हुआ, ये तैयार वस्त्रों का बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ बिकता है। मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, बुलंदशहर इत्यादि में हौजरी एवं सिलाए वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है ये शहर और ये जगह। ठीक है, आप स्थान याद रख लिए, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, वैश्वीकरण का लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। बोले वैश्वीकरण का लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे, वैश्वीकरण के कारण देशी एवं लघु उद्योगों के सामने एक कड़ी चुनौती खड़ी हो गई। वैश्वीकरण उद्योग के कारण क्या हुआ, देशी एवं लघु उद्योग, छोटा मोटा उद्योग था और हमारे देश के जो उद्योग था वो क्या हुआ, उसके सामने एक नई चुनौती क्या हुआ, खड़ी हो गई, जिससे उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज मध्यम तथा उच्च वर्ग के लोग ब्रांड वाले वस्तुओं को अधिक खरीदते हैं। ये ब्रांड वाले वस्तु क्या है दोस्तों, वैश्वीकरण कहते हैं। जो ब्रांड चीज होता है उसी को वैश्वीकरण
कहते हैं। ठीक है, और वैश्वीकरण जब शुरू हुआ तो लघु और छोटे मोटे जो उद्योग था उस पर क्या प्रभाव पड़ा, यही आपको पूछ रहा है। क्या रखा, उच्च मध्यम और उच्च वर्ग के लोग क्या कहते हैं, ब्रांड वाले वस्तुओं को अधिक खरीदने लगे। परिणाम स्वरूप उद्योग या तो बंद हो गई, छोटे मोटे उद्योग क्या हुआ, या तो बंद हो गई या फिर भारी मात्रा में कर्मचारियों की छटनी की गई। और बोल रहा है या तो बंद हो गई कारखाना, छोटी मोटी कारखाना जो था वह या बंद हो गई या भारी मात्रा में कर्मचारियों की छटनी हुई। अतः हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसका विपरीत प्रभाव पड़ा, इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलिए इसको आप समझोगे। एसक्यूएम से ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना के लिए सस्ती विद्युत आपूर्ति आवश्यक है। क्यों सस्ती, कह रहा है सस्ती विद्युत आपूर्ति आवश्यक क्यों है दोस्तों, है ना, किसके लिए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे, उत्तर लिखा है दोस्तों, प्रति टन एल्युमिनियम निर्माण के लिए 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। कितने, बोल रहा प्रत्येक टन एल्युमिनियम निर्माण के लिए एक टन एल्युमिनियम निर्माण के लिए कितना बिजली होना चाहिए, तो 18, देखिए उसके बाद क्या लिखा है, उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते, उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते, देख लीजिए किस प्रकार, ऐसे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग के लिए आते हैं। बोला ऐसे उत्पादन जो उपभोक्ता के सीधे उपयोग के लिए आते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे दंत मंजन, बोला ऐसा उपयोग क्या करते हैं, सीधा उपभोक्ता उसे कहते हैं जो क्या करते हैं, उद्योग को, यानी कोई भी सामान को उपयोग करते हैं उसी को उपभोक्ता कहते हैं। तो वो सीधे किसके लिए आते हैं, जैसे दंत मंजन किसके लिए आएंगे दोस्तों, सीधे वो उपभोक्ता के लिए, कागज उपभोक्ता, पंखा ये क्या उपभोक्ता के लिए आएगा सीधे। ठीक है, इसे उपभोक्ता उद्योग ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, 18 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, आपका लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है, भारत में पटसन जूट उद्योग को कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, किन्हीं तीन का वर्णन करें। किन कारण का क्या कर रहा है, वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। देख लीजिए समस्याएं लिखेंगे, समस्या, और पहला पॉइंट दे के लिखेंगे, जूट से बने कालीनाओं तथा टाट बोरियों की मांग नियंत्रण कम हो रही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों आप, जूट से बनी वस्त्रों का मूल्य अधिक होता है, इसीलिए निर्यात बाजार में उन्हीं कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कृत्रिम धागा सावन समान बढ़ते हुए प्रचलन से ने भी जूट उद्योग के लिए समस्या उत्पन्न कर दी है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है, पश्मीना ऊन किस प्रकार से तैयार होता है। पश्मीना ऊन जो होता है दोस्तों वो किस प्रकार से तैयार होता है, देख लीजिए लिखेंगे उत्तर, पश्मीना ऊन एक विशेष नस्ल की बकरियों के बालों रोए से तैयार किया जाता है, बालों या रोए से तैयार किया जाता है, जो बहुत ही नरम एवं मुलायम होता है और बहुत क्या गर्मी देता है। और क्या करता है, पश्मीना ऊन जो होता है वो एक विशेष बकरियां के बालों से तैयार किया जाता है, जो बहुत ही नरम एवं मुलायम होता है और बहुत क्या देता है, गर्मी देता है। ठीक है, चलिए स्क्रीन से लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है, तापीय प्रदूषण क्या है, तापीय प्रदूषण क्या है, देख लीजिए तापीय प्रदूषण क्या होता है। देख लीजिए उत्तर लिखे हैं, जब उद्योग तथा ताप घरों से गर्म पानी को बिना ठंडा किए ही नदी तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जलीय जीव जंतु मरने लगते हैं। क्या करते हैं, जब तापीय घरों से गर्म पानी को बिना ठंडा किए, जब कारखाना और में काम चलता है तो गर्म पानी हो जाती है, तो उसको ठंडा किए बिना जब नदी में उसी गर्म पानी को छोड़ दिए जाते हैं तालाब में, तो क्या होते हैं, जलीय जीव जो होता है, जलीय जो मछली होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं जो जल में जीवित रहते हैं, वो जीव मरने लगते हैं। इसी प्रकार से उत्पन्न प्रदूषण तापीय प्रदूषण कहलाता है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित सूक्ष्म जंतु एवं जलीय वनस्पतियाँ होती है, जो सीधे जल को क्या करते हैं, जल कर क्या होते हैं, नष्ट हो जाती है, क्या नष्ट हो जाती है, उसमें से गंदगी लगती है, उसे क्या कहते हैं आप,
उत्पादन यही उत्पन्न प्रदूषण क्या है, तापीय प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए समझाओगे, स्कीम से ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात के कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित है, किसी एक की सुविधाओं का वर्णन करें। किसी एक सुविधा को वर्णन करने के लिए देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। झारखंड में जमशेदपुर और बोकारो में लौह इस्पात कारखाना स्थापित है। झारखंड में क्या है, जमशेदपुर और बोकारो में लौह इस्पात क्या है, कारखाना स्थापित है। पश्चिम बंगाल में कुल्टी, बर्नपुर और दुर्गापुर में लोहा इस्पात के कारखाने स्थापित। बंगाल में क्या है, कुल्टी, बर्नपुर और दुर्गापुर में लोहा इस्पात क्या है, कारखाना स्थापित है। देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है, जमशेदपुर के लौह इस्पात कारखानों को प्राप्त सुविधा है। बोला सुविधा बताने के लिए बोल रहा था तो देख लीजिए सुविधा भी आपको बताया जा रहा है। देख लीजिए लौह अयस्क की आपूर्ति नौ मंडी, सोलोपत, गुरु मिहिसानी और बादाम पहाड़ी से होती है। दूसरा पॉइंट, कोयला की प्राप्ति झाड़ियाँ और रानीगंज से होती है। तीसरा पॉइंट, वीर मित्रापुर और पानपोस की खानों से चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्राप्ति होती है। क्या कौन सा बता रहे दोस्तों आपका, ये जमशेदपुर लौह इस्पात कारखाने के प्राप्त सुविधाएं बता रहा है दोस्तों। चौथा पॉइंट, स्वर रेखा और खर की काई नदियों से जल की प्राप्ति होती है। और पांचवा पॉइंट लिखा है दोस्तों आपका, कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर होने से आयात सुविधा क्या होती है, उपलब्ध होती है। ये क्या था दोस्तों आपका, ये जमशेदपुर के लोहा इस्पात कारखानों को प्राप्त सुविधा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, देखो क्या लिखा है, पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग किस क्षेत्र में विकसित है। पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग जो है वो किस क्षेत्र में विकसित है। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। देखिए पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिले क्या है, हुगली नदी के किनारे पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर एक संकारी मेखला में स्थित है। बोल रहा है, क्या कह रहा है, पश्चिम बंगाल में अधिकोष जो है मिल हुगली में क्या है, हुगली नदी के बीच है। आपको पूछेगा अधिकांश मिल कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिल जो है हुगली नदी के किनारे पर 28 किलोमीटर लंबी क्या है, 28 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर एक संकारी मेखला पर स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों। देख लीजिए क्या लिखा है, लौह एवं इस्पात कारखानों को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। देख लीजिए क्या लिखेंगे, लौह एवं इस्पात उद्योग की सहायता से ही सभी उद्योगों को मशीन एवं संचार प्राप्त होती है। बोला लौह एवं इस्पात उद्योग की सहायता से ही क्या होती है, उद्योगों को मशीन एवं संचारण की क्या होती है, संचारण प्राप्त होती है। इसी पर सभी हल्के एवं भारी उद्योग निर्भर करते हैं। बोला इसी पर सभी हल्के एवं भारी उद्योग क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। इसे अन्य उद्योगों का जनक भी कहा जाता है। किसको, लौह एवं इस्पात उद्योग को अन्य उद्योग का क्या कहता है, जनक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए स्कीम से ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हो गया। और कितने क्वेश्चन किया आप दोस्तों, 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन किए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को सही समझेंगे, और नहीं समझे दोस्तों वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि सही से कॉपी उतार के आप सही से नोट बना पाए और सही से याद कर पाए दोस्तों। चलिए, और वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।